आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी हम किसे कहते हैं। तो मुझे आप में से कोई ज़रा बताए कि आइडियोलॉजी क्या होती है, हम किस किस बात को, किस कॉन्सेप्ट को आइडियोलॉजी कहते हैं। आवाज़ मेरी आ रही है सबको? वैसे ही आवाज़ आ रही है या माइक से आ रही है? तो ऐसे वाली सही है। आप चुप होंगे तो आवाज़ आएगी मेरी, आपको बोलेंगे तो नहीं आएगी। आइडियोलॉजी क्या है? तो नज़रिया क्या है? तर्जुमा थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, उसका कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। Ideology from broader way like it is a set of ideas, perception, customs, beliefs, and thoughts. So without an ideology, a country can't run on a single day. So in nutshell, we can say that is a way of thinking to run a country in a better way. ओके जी, आप में से कोई बताए आइडियोलॉजी क्या है? अभी आप बता रहे थे, किसी ने हाथ उठाया। आइडियोलॉजी क्या है? सेट ऑफ बिलीव्स और ठीक है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लाइफ और कल्चर। ठीक है, उसके अलावा आप सब ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ी है, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। आप सदियों से, तो मैं नहीं कहूँगा, सालों से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन है क्या आइडियोलॉजी? ये सवाल अभी भी मेरा बरकरार है। यहाँ से कोई बताए। ठीक है, और नेशन क्या है? जैसे हम कहते हैं ना टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पर बना। कौम तो तर्जुमा बता रहे हैं आप, मैं फिर पूछूंगा कौम क्या है। एक मिनट जी। हिंदू और मुस्लिम की आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, इसलिए आप कह रहे हैं वो दो कौमें हो गई। लेकिन बाज़ चीज़ों में तो हिंदू और मुस्लिम सेम तरह सोचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी हिंदू को दाल पसंद है और मुसलमान को भी दाल पसंद है, तो ये सोच तो सेम हो गई। कोई हिंदू चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई हिंदू कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान इस तरह, इस वजह से जो है पाकिस्तान रन नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से, जो डेमोक्रेसी नहीं है, फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ। और यही सोच एक मुस्लिम सोचता है, तो उनकी सोच तो इस लिहाज से सेम हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस? मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप सवाल पर फोकस करें। मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज नेशन। जी, वो तो आप आइडियोलॉजी बता रहे हैं। व्हाट इज नेशन? आप कहते हैं ना, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पठान हूँ, मैं पश्तो हूँ। और कोई आपसे पश्तो, अगर आप हैं, कोई पश्तो में बात कर ले, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि इससे ज़्यादा बात की जाए। समझ रहे हैं ना इस बात को? जिनका रहन सहन, तहजीब, तमद्दुन एक हो, तो वो एक नेशन हो गए। तो फिर हिंदू मुस्लिम नेशन का हिस्सा हुआ, तहजीब, तमद्दुन, रहन सहन तो एक है उसकी। आ, एक मिनट, किस लिहाज से? मिसाल, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकता है ना, लैंग्वेज के लिहाज से सेम है। मिसाल, एक हिंदू जो है, अगर यहाँ पाकिस्तान या सिंध में रहने वाले हिंदुओं को देखें, तो वो भी सिंधी में बात करते हैं, बाकी भी सिंधी में बात करते हैं। तो वो तो रिलीजियस, वही मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा कस्टम्स और बाकी चीजें। जी, नजरिए के बुनियाद पर जो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, वो एक कौम हो गई, किसी लिहाज से आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे आप सब डिवाइडेड हैं, वैसे ही जिन्होंने कौमियत की डेफिनेशन दी है, वो सब भी डिवाइडेड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मसलन सर सैयद अहमद खान ने क्या डेफिनेशन दी। सर सैयद अहमद खान ने वही बात कही जो इन्होंने कही कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं। तो क्या उन्होंने अफगानिस्तान के मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के साथ मर्ज कर दिया? किया? नहीं किया। क्या उन्होंने सूडान और दुबई और सऊदी में रहने वाले मुसलमानों को मर्ज किया? क्या आप सऊदी अरब के मुसलमानों को अपनी कौम का हिस्सा समझते हैं?
क्या आपके पड़ोस में रहने वाले हिंदू को आप अपनी कौम का हिस्सा समझते हैं? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। तो यही जो आपको मैं बता रहा हूं, दैट इज द डाइवर्सिटी इन द नेशन। हिटलर ने कहा, हिटलर का नाम सुना है ना आपने, जो जर्मनी के थे, उन्होंने कहा कि जो जर्मन बोलते हैं वो जर्मनी कौम का हिस्सा है। शेख मुजीब रहमान ने जब बंगाल को बांग्लादेश बना लिया, तो उन्होंने कहा दुनिया के जो लोग बंगाली बोलते हैं वो सब बंगाल का हिस्सा है। तो उन्होंने कौमियत की डेफिनेशन अलग दे दी। तो सवाल फिर भी अभी वही है कि कौमियत फिर है क्या, उसे क्या कहते हैं? आप थोड़ी देर के लिए ये चीज़ सोचें कि मिसाल के तौर पर कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है, फॉर सपोज आप कराची के हैं सारे, आप लाहौर चले गए, आपकी ज़ुबान यहाँ बोलने वाली एक है, वहाँ आपका ज़ुबान का बोलने वाला आपको मिल गया, तो आपको अटैचमेंट होती है उससे। आपको लगता है कि मेरी कौम का हिस्सा, मेरी कौम का बंदा आ गया, चाहे उसका मजहब फ़िरका डिफरेंट हो, फिर भी आपको एक अटैचमेंट होती है। लेकिन फिर अगर आप कराची से हैं और आप इंडिया में चले गए और वहाँ से आपको एक बंदा लाहौर का मिल गया, तो आपको क्या लगेगा? मेरी कौम का हिस्सा है। द वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप वाशिंगटन में रहते हैं और आपको एक बंगाली या इंडियन मिल गया, तो आपकी क्लोजनेस उसके साथ भी हो जाती है कि ठीक है पाकिस्तानी नहीं है लेकिन पड़ोसी तो है और हमारे जैसा तो है। तो कौमियत की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो एक इमेजिनेशन है, यानी जो आप इमेज करें, जो आप बाउंड्री ड्रा करें, जो आप सोचें। नेशन इज एन इमेजिनेशन, जो आप तस्वर करते हैं, जो आपकी वजाहत है, जो आपकी डेफिनेशन है, वो आप कौमियत की डेफिनेशन बना देते हैं। तो सर सैयद की जो डेफिनेशन थी कौमियत के हवाले से वो ये थी कि मुसलमान एक कौम है और हिंदू दूसरी कौम है, या हिंदू एक कौम है मुसलमान दूसरी कौम है। दो कौमी नजरिया उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने जो कौमियत का कॉन्सेप्ट पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान, हिंदुस्तान यानी उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट, आपको पता है उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट क्या है? मौजूदा बंगाल, मौजूदा पाकिस्तान, मौजूदा इंडिया, इन सबको मिला के उन्होंने, सबको मिला के कहा जाता था सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं और जो सब कॉन्टिनेंट के हिंदूज हैं वो क्या है? दो कौमें हैं। जैसे इसमें इन्होंने किसी स्टूडेंट ने बताया थोड़ी देर पहले, शायद इन्होंने बताया कि कौम का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में तब आता है जब हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो जाएं किसी बात के लिए। उस वक्त इश्यूज ये थे कि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी इन सब कॉन्टिनेंट, हिंदूज वर इन मेजॉरिटी। तो मुसलमानों की एक्सप्लॉइटेशन थी और वो उससे डिनाई करना कोई वो हेजिटेशन नहीं है, उस उनकी एक्सप्लॉइटेशन थी। लिहाजा सर सैयद उनकी एक्सप्लॉइटेशन के इश्यू को सॉल्व करना चाहते थे। और सर सैयद की मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी और आइडियोलॉजी में अगर आपने सर सैयद को नहीं समझा तो ये आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। सर सैयद का ये कॉन्सेप्ट था, वो कहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो एक दुल्हन की मानंद है और उसकी दो आंखें हैं, एक आंख है मुसलमान, एक आंख है हिंदू। यानी वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर इतना ट्रस्ट, इतना यकीन रखते थे। मैं आपको बताऊं कि अलीगढ़ स्कूल जो उन्होंने बनाया 1875 में, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, देन इट बिकेम द अलीगढ़ स्कूल in 1875 and then it became the Aligarh College in 1877 and in 1920 it became the University of Aligarh। तो अलीगढ़ स्कूल जो उन्होंने बनाया, अलीगढ़ कॉलेज बना, तो अलीगढ़ कॉलेज में हॉस्टल था जिसमें बच्चे रहते थे। उस हॉस्टल में बच्चों को खाना ऑफर किया जाता था, मेस। तो उस मेस का मेन्यू सर सैयद खुद चेक किया करते थे कि कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो हिंदू ना खाना पसंद करते हों या मुसलमान ना खाना पसंद करते हों। तो वो इस हद तक ख्याल करते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर लिहाज से जो है फैसिलिटेट किया जाए और तासुब और इस तरह की सोच ना पैदा की जाए। आपको ये बात क्लियर हुई सबको? कोई सवाल? कौन सी बात? नेशन वाली बात क्लियर किसी को भी नहीं हुई अभी तक? किसी को सेंस, इस सेंस में कि हमारे जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो, मैंने आपको बताया कि उसकी एक डेफिनेशन नहीं है, वो ये है कि खुद से आप डिसाइड करते हैं। मिसाल मुझे आप बताएं कि आप किसको अपनी कौम का हिस्सा समझते हैं? आपकी जुबान कौन सी है? हाँ, उर्दू। तो आप अपनी कौम का हिस्सा किसको समझते हैं? सच सच बताइएगा, न्यूट्रल हो गए।
उर्दू बोलने वालों को आप अपनी कौम का हिस्सा समझती हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल हैं या नहीं? ठीक है, तो अलग अलग डेफिनेशन है, फिर किसी और से पूछेंगे तो वो अलग बताएगा। बात ये देखें, मजहब और मिलत में फ़र्क है। मिलत हम कहते हैं कौमियत के कॉन्सेप्ट को, मजहब हमारा मजहब होता है, यानी जो अकीदे के लिहाज से एक हो। मिलत से मुराद है जो मेरी कौम का हिस्सा हो। बाज़ लोग मजहब को अहमियत देते हैं, बाज़ लोग मिलत को अहमियत देते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल आपको दूँ। मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम को आप सब क्या समझते हैं? हीरो समझते हैं। जनरली लोग हीरो समझते हैं जो मुस्लिम थॉट रखते हैं, लेकिन जो नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम को हीरो नहीं समझते। वो कहते हैं कि नहीं, ये हीरो नहीं है, ये विलेन है। हीरो तो राजा डायर था जो उससे मुकाबला किया उसने। मसलन आप डॉक्टर मुबारक अली की किताबें पढ़ें तो डॉक्टर मुबारक अली का कॉन्सेप्ट ये है, वो कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने हमारे ऊपर हमला किया, तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान के लिए होगा, हमारे लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं है, हमारे लिए वो विलेन है। क्योंकि आप हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, एक बंदा आए हमला करे, हम सबकी पिटाई करे, हमारी दौलत ले जाए, हमें कहे मजहब चेंज कर दो, ये मजहब बन जाओ, और हमारे बच्चे उसको हीरो समझे। ये बात तो थोड़ी दिमाग से बाहर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जो जैसा समझे इंसान। सोशल साइंस हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर, ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस में कुछ भी तय नहीं होता। मिसाल मैं आपसे सवाल पूछूं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के मसाइल क्यों हैं इतने, पाकिस्तान में फेमिनिज्म जो है उसका कम रेशो क्यों है, तो आपके ओपिनियन अलग हैं, इन सब के ओपिनियन अलग हैं। और ख़ास तरह सीएसएस में तो इस बात की ज़्यादा तरजीह है कि आपके डिफरेंट थॉट्स होने चाहिए। यही बात है कि आइडियोलॉजी में भी ये डाइवर्सिटी है।